कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निकी नाम का एक आदमी अपनी प्रेमिका जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निकी का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वह एक खूबसूरत लड़की को अपनी सीट से उठकर जाते हुए देखता है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वह जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है, देखते हैं कितने लोग उस लड़की को देखते हैं। पास बैठे लोगों में से एक ली हुआन कहता है कि वह भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निकी मान जाती है। सभी मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड से जाती है तो आखिरी गिनती में पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे देखा था। इस शर्त में जेस ने सबसे करीबी संख्या का अनुमान लगाया था, इसलिए वह जीत गई। ली हुआन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त इस बारे में है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहकर बाहर हो जाती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निकी बीच में आकर $1000 का दांव लगा देती है। सीटी बजते ही रेफरी फाउल का इशारा करता है और पता चलता है कि वह टीम निकी की थी जिस पर उसने दांव लगाया था। वह जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी ली हुआन और भी उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो इस बार $5000 का दांव लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी गेंद पास करेगा या लेकर भागेगा। निकी $5000 का दांव लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। ली हुआन का अनुमान है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निकी कहता है कि वह पास करेगा। सीटी बजते ही खिलाड़ी गेंद लेकर भाग जाता है, यानी निकी $5000 हार जाता है। अब निकी फैसला करता है, कोई बात नहीं, हम $5000 हार गए, चलो यही रुकते हैं, और जेस को कॉफी पीने के लिए बुलाता है। वह जाना चाहता है लेकिन ली हुआन जिद करता है। वह कहता है, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, $5000 के लिए परेशान क्यों हो। चलो एक और दांव लगाते हैं, इस बार $10,000 का। आखिरकार निकी मान जाता है। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी अगला पास सही करेगा या नहीं। निकी हाँ का अनुमान लगाता है लेकिन दूसरी टीम पास को रोक लेती है। निकी अब $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निकी थोड़ा परेशान हो जाता है। वह एक पल सोचता है और कहता है, चलो इस बार $50,000 का दांव लगाते हैं। जेस ये सुनकर चौंक जाती है लेकिन निकी गुस्से में दिखती है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं होती। वह अगली बार भी दांव हार जाता है और उसे $50,000 और देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहता है लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वह अगला दांव $1,00,000 का लगा देता है। ली हुआन हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। निकी चुपचाप मेज पर पैसों का एक पूरा बंडल फेंक देती है। यह देखकर ली हुआन भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निकी शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निकी को $1,00,000 का नुकसान हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस झंझट से कैसे निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है लेकिन अब खेल बहुत गंभीर दौर में पहुंच चुका है। निकी कहता है, मेरे पास $10,00,000 बचे हैं, चलो सब दांव पर लगा देते हैं। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। आखिरी फैसला ताश के पत्तों से होगा। चूंकि ली हुआन लगातार जीत रहा था, इसलिए अब वह उत्साह से पागल हो रहा है। वह निकी को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। ली हुआन अपना पत्ता निकालता है, ये चिड़ी का 5 है। अब निकी को बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। निकी एक पत्ता उठाता है और बड़े आत्मविश्वास से उसे पलटता है, लेकिन वह पान का 3 है। यह देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर पड़ती है। जब निकी ने खेल शुरू किया तो उसने सिर्फ $10 का दांव लगाने का इरादा किया था, लेकिन अब वह $10,00,000 से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इसलिए उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। वह बहुत परेशान था लेकिन ली हुआन उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा। उसने कहा, मालिक से पंगा लेने पर यही होता है। निकी रुका और एक और दांव लगाया, इस बार $20,00,000 का। अब बात थोड़ी अलग थी। निकी ने ली हुआन को चुनौती दी कि वह दूरबीन की मदद से किसी भी खिलाड़ी को चुन सकता है, और अगर निकी ने खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही बताया तो जीत उसकी होगी। ली हुआन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, यह तो दिमाग पढ़ने जैसा है। ऐसा लग रहा था जैसे निकी खुद को हार के लिए तैयार कर रहा हो। ली हुआन को भी शक होने लगा कि निकी शायद धोखा दे रही है।
उसका शक दूर करने के लिए निकी ने कहा, ठीक है, मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगी। इस बार जेस लगाएगी। जेस ने गुस्से से निकी को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों के बीच क्या संभावना है कि मैं सही जर्सी नंबर बता पाऊं। ये कहकर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन ली हुआन के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया और उनके बीच थोड़ी बहस छिड़ गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निकी ने उससे कहा कि वह मैदान में इधर उधर देखे और जो भी नंबर उसे अपना लगे बता दे। ली हुआन ने दूरबीन उठाए और एक खिलाड़ी चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान का जायजा लिया। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे। वह कैसे अंदाजा लगा सकती थी। तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बातें याद आ गईं कि उसे वही नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उनके दोस्त फरहाद ने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। जेस समझ गई कि यह सब निक्की की योजना का हिस्सा था। उसने कहा, नंबर 55, और यही सही जवाब था। ली हुआन दंग रह गया। जेस भी सोचने लगी कि निक्की को कैसे पता था कि ली हुआन यही नंबर चुनेगा, लेकिन उस पल इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $10 लाख का मुनाफा कमाया और सारा खोया हुआ पैसा वापस पा लिया। वे पैसों से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकल गए। कार में निक्की ने जेस को बताया कि यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। वे लंबे समय से ली हुआन पर नजर रख रहे थे। ली हुआन अपनी जुआ खेलने की बुरी आदतों के लिए उच्च समाज में जाना जाता था। वह अपने सामने रखी किसी भी शर्त पर कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही ली हुआन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके अवचेतन मन में 55 नंबर बैठ गया। सुरक्षा गार्ड के लेबल पिन पर 55 नंबर लिखा था। स्टेडियम जाने वाली सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर भी यही नंबर दिखाई दिया। उन्होंने उसे सिर्फ नंबर नहीं दिखाया, उन्होंने उसे भी यह बात सुनाई। मैच देखने आते समय ली हुआन की कार में एक गाना बज रहा था जिसमें 55 नंबर बार बार आ रहा था। गाने में वह नंबर 124 बार बोला गया था, जिससे ली हुआन का ध्यान बार बार उसकी ओर खींचा जा रहा था। उसे फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिससे उसकी दृश्य स्मृति विकसित करने में मदद मिली। इसलिए जब ली हुआन ने दूरबीन से देखा तो उसका मन स्वाभाविक रूप से 55 नंबर की ओर चला गया और फरहाद को देखते ही जेस ने 55 कहा। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए पूरे खेल के दौरान उसके हाव भाव स्वाभाविक लग रहे थे। इस तरह किसी को उस पर शक नहीं होगा। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक्की से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है। कुछ ही दिन पहले निक्की एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और जेस उसके बगल में बैठा था और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक तान रहा था। जेस उसके बगल में बैठा था जिससे वह हाल ही में मिला था। ये स्पष्ट था कि किसी ने निक्की को फंसा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अगर तुम गोली चलाना चाहती हो तो चला दो। बंदूक वाले आदमी ने निक्की की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत समझ गया कि यह आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा चालाक, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। निक्की एक माहिर ठग थी जो छोटी मोटी चोरियां बड़ी कुशलता से करती थी। जेस निक्की को धोखे से उस कमरे में लाया था, लेकिन निक्की ने उसमें एक स्वाभाविक प्रतिभा देखी। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक्की ने जेस से कहा, तुम में एक हुनर है। अगर तुम लोगों को ठगने की इस कला को निखार लो तो तुम बहुत आराम से जिंदगी जी सकती हो। निक्की ने कहा, यह हमारा खानदानी धंधा है। मेरे पिता, उनके पिता सब ठग थे। हम खून के सरदार हैं। हर चाल हमारे लिए एक खेल है। बिना समय गंवाए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निक्की मान गई। बाहर जाते हुए उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। जब तक उसे पता चला उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी, निक्की अपना बटुआ ले चुकी थी। इन सब तरकीबों के बाद निक्की बोली, हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ी स्टाइल। इस काम के लिए बस इतना ही चाहिए। फिर निक्की ने उसे अलविदा कहा और चली गई। 20 साल तक खड़े होकर तालियां बजाईं। 20 साल तक उबाऊ अटैची रेसिंग डीएनए सामने आया। क्या आप चीजों को तब भी टालते रहते हैं जब आपको पता होता है कि वे जरूरी हैं? आप समय सीमा तय करते हैं, कामों की सूची बनाते हैं और खुद से वादा करते हैं, मैं। कुछ महीनों बाद जेस को न्यू ऑरलियंस में निक्की मिली, जहां उसने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उनकी मुलाकात असल में एक परीक्षा थी। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं।
जेस के राजी होने पर निक्की ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ एक मेले में भेजा। ये जेस का पहला व्यावहारिक काम था। वह हाथ में नक्शा लिए लोगों से रास्ता पूछने लगी। लोगों का ध्यान भटकाते हुए उसकी साथी ने चुपके से एक पर्यटक का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर टीम का एक और सदस्य जानबूझकर एक आदमी से टकरा गया और जेस ने उसका बटुआ चुरा लिया। जेस अब अपनी चोरी की शैली में और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। चॉपस्टिक से उसने एक और महिला के बैग से उसका बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निक्की एक इमारत की छत से सब कुछ देख रही थी। उसने टीम से कहा कि जेस को अकेला छोड़ दें। अब अकेले उड़ान भरने की उसकी बारी थी। जेस एक के बाद एक महंगी चीजें चुराने लगी और हर चोरी के साथ निक्की का उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया। अब निक्की ने उसे एक और बड़ा काम दिया, इस बार एक हाई टेक घोटाला। विशेष लेंस की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने की भी व्यवस्था थी। चोरी किया गया कार्ड गुप्त रूप से किसी टीम के सदस्य को भेज दिया जाता था, जहां एक उपकरण उसका डेटा कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस आ जाता था। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा खाता खाली हो चुका होता था। एक और घोटाला नकली एटीएम मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपके से उनका पिन सेव कर लेता था। बाद में फरहाद मशीन को हटाकर सारा डेटा चुरा लेता था। सभी चोरी किए गए क्रेडिट कार्डों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता था। इनका इस्तेमाल करके महंगी विलासिता की चीजें खरीदी जाती थीं और अंत में उनका डेटा काले बाजार में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक सुंदर हार देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सभी चीजें बेचनी होंगी, कुछ भी निजी तौर पर नहीं रखना था। जेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देख रही थी। चोरी के सामान के ढेर के बीच खड़े होने का एहसास अवास्तविक था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके से गुजर रहे थे। उनका काम था कार्रवाई करना। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई हमारी मदद करो, कृपया। यह एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी जिसे टीम के बाकी सदस्य अपने आसपास के अमीर लोगों से चुराते थे। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छिपकर भाग निकली। पूरी योजना इतनी कुशलता से अंजाम दी गई थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $12 लाख कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निकी ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में उनके पैसे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निकी का अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने एक पूरा प्रदर्शन किया कि कैसे वे कुछ ही मिनटों में $1 लाख कमा सकते हैं। अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि वह निकी की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन निकी ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 नकद दिए और आखिरकार अलविदा कहा। जेस ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निकी से प्यार हो गया था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निकी ने अभी अभी $10 लाख कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस को अब उसका असली रूप दिख गया था। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार सर्विस स्टेशन पर आकर रुकती है और हम निकी को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। दोपहर के भोजन के दौरान उसकी मुलाकात एक रेस कार टीम के मालिक जॉर्ज से हुई। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम विकसित किया था, लेकिन वह अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए इसे बेहतर बनाना चाहता था। इसलिए उसने निकी को काम पर रखा। योजना सरल थी, निकी उनका मुख्य इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निकी के बीच एक नकली लड़ाई का नाटक करेंगे ताकि दूसरी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। इसके बाद निकी प्रतिद्वंद्वी टीम को EXR का एक नकली संस्करण बेचेगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का इस्तेमाल करके आसानी से जीत जाएगी। सौदे के तहत निकी को इस काम के लिए €1 मिलियन मिलने वाले थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसा वह कमाएगा वह भी उसका होगा। निकी को यह काम एक मजाक लगा। वह सोते हुए भी ऐसा घोटाला कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था।
उसने निकी को सीधे धमकी दी और कहा, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं सीधे तुम्हारे सीने में गोली मार दूंगा। निकी ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में जाने के लिए निकल गया। निकी और जॉर्ज की योजना भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई का नाटक करने की थी, लेकिन उनकी योजना तब धरी की धरी रह गई जब जेस लाल ड्रेस पहने सीढ़ियों से उतरती हुई आई। वह सीधे जॉर्ज से लिपट गई। ये देखकर निकी की आंखें गुस्से से भर आईं। उसका दिमाग खाली हो गया। उसने 3 साल से जेस को नहीं देखा था और अब वह किसी और के साथ थी, और वह भी उसी आदमी के साथ जिसने निकी को नौकरी पर रखा था। जेस शांति से निकी के पास गई और उससे कहा कि अब वह धोखेबाज नहीं रही और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका अब कोई मतलब नहीं है। उसने ये भी कहा कि जॉर्ज को उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता और उसे ऐसे ही रखना बेहतर होगा। ये सुनकर निकी आग बबूला हो गया। उसने वोडका का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। पहले तो उसने गुस्से में होने का नाटक किया था, लेकिन अब वह सचमुच गुस्से में था। सबके सामने जॉर्ज के साथ हुई लड़ाई अब कोई नाटक नहीं थी, यह असली थी। उनकी लड़ाई ने प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान खींचा, जैसा कि योजना बनाई गई थी। जल्द ही सुरक्षाकर्मी आए और निकी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निकी मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे कहा, मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं। इसकी कीमत 3 यूरो मिलियन होगी। टीम के मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोलभाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और नतीजे देखकर उसका चेहरा खिल उठा। निकी ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटों में आ जाएगा। इसी बीच जेस की मुलाकात रास्ते में फरहाद से हुई। फरहाद को निकी ने भेजा था। उसने जेस से कहा कि निकी का 3 साल पहले ही चले जाना जरूरी था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निकी अब भी उससे प्यार करती है। फिर उसने जेस को एक डिब्बा दिया जिसमें वही हार था जो जेस को कभी पसंद था। असली हो या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे देखकर जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वह निकी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसके मन में अब भी उसके लिए भावनाएं थीं। खैर, सौदे वाले दिन निकी आया और मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक हटे कट्टे आदमी ने उसे 30 लाख यूरो वाला एक डिब्बा दिया। लेकिन निकी का स्वभाव ऐसा था कि वह बिना जोखिम उठाए कभी काम नहीं करता था। उसने चुपके से हर रेसिंग टीम को एक ही सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बेच दी थी। हर हाथ मिलाने पर उसे और यूरो मिलते थे। जो भी उससे हाथ मिलाता उसे लाखों रुपये मिलते। रेस शुरू होने तक किसी को अंदाजा नहीं था कि हर टीम को एक जैसा EXR सिस्टम बेचा गया है। उस रात भागने के बजाय निकी ने जेस को मैसेज किया कि अगर वह समय पर आ जाए तो वे दोनों साथ भाग सकते हैं। निकी इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मानकर जाने के लिए मुड़ा, जेस प्रकट हुआ, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय वही ताकतवर आदमी निकी के सामने आ खड़ा हुआ जिसने उसे मैक्लारेन टीम की ओर से 30 लाख यूरो दिए थे। असल में वह जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई पता चल गई थी। निकी ने नकली सॉफ्टवेयर की बजाय असली सॉफ्टवेयर बेचा था। उसे 10 लाख यूरो की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने अपना पूरा रेसिंग गियर पहना और जानबूझकर निकी की कार में टक्कर मार दी। एक भयानक दुर्घटना के बाद निकी और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और सारा चुराया हुआ पैसा जॉर्ज के सामने रख दिया गया। जॉर्ज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 4 करोड़ यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया था। जब निकी कुछ नहीं बोली तो जॉर्ज ने जेस की नाक दबा दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। ये देखकर निकी टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, कैसे उसने जेस के पुराने प्यार को फिर से जगाकर उसे फिर से अपना दीवाना बना लिया था। उसने कहा कि उसने उसे वही हार दिया था जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उसमें एक खास चिप लगी थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। ये सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद तो आई, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। जॉर्ज ने फिर कहा, जेस असल में मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मुझे पता है कि वह सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। जेस ने कबूल किया कि वह जॉर्ज से प्यार का नाटक सिर्फ उसकी महंगी घड़ियों का संग्रह चुराने के लिए कर रही थी। निकी हैरान रह गई। इसका मतलब था कि जेस ने निकी को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार का नाटक किया था।
अब दोनों पकड़े गए। जॉर्ज ने बटलर की ओर मुड़कर पूछा कि निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। निकी के मुंह खोलते ही बटलर ने अचानक गोली चला दी। गोली सीधे निकी के सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बटलर से बोला, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं हत्या के जुर्म में पकड़ा गया तो मेरा काम तमाम। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को गोली मार दी और गोदाम से भाग गया। जेस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांति से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं असल में निकी का आदमी हूं। असल में बटलर निकी का पिता था। उसने गोली सावधानी से दिल के पास से आर पार नहीं मारी थी। उसने घाव को टेप से सील कर दिया, सुई से अतिरिक्त खून निकाला और निकी के सीने में हवा का दबाव संतुलित कर दिया। अचानक निकी ने अपनी आंखें खोली। वह जिंदा था। यह एक अजीबोगरीब योजना थी, लेकिन ये कामयाब रही। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। वे तीनों गोदाम से बाहर निकल गए। निकी असल में एक अनाथ था और इसी आदमी ने उसका पालन पोषण किया था। इसी ने निकी को इस धंधे के सारे गुर सिखाए थे। उनका नियम साफ था, कभी भावुक मत हो। लेकिन अब निकी को जेस से सच्चा प्यार हो गया था। बटलर ने दोनों को सड़क किनारे छोड़ दिया और सारा पैसा अपने साथ ले गया। निकी के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल जाते हुए उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा।